भाई साहब रिसेंटली हम ये दो किताबें पढ़ रहे थे जॉर्ज ऑरवेल की। एक तो एनिमल फार्म और ये बाप किताब 1984। और ना इन किताबों ने मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट और अनकंफर्टेबल चीज़ रियलाइज़ करवा दी। भाई सोसाइटी ना उतनी सिंपल है नहीं जितनी हम सोचते हैं। भाई मैक्रो लेवल पे नहीं, पॉलिटिकल लेवल पे नहीं, और हमारे माइंड के लेवल पे भी नहीं, जो हमें लगता है कि भैया हमने सोच लिया सोसाइटी ऐसी है वैसी है। ऐसी बिल्कुल नहीं है भाई। क्योंकि जिस क्षण में आप बहुत ध्यान से पेचीदी तरीके से देखना शुरू कर देते हैं सोसाइटी को, आप एक चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि आप सिर्फ एक सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं, आप सिर्फ रह नहीं रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर बीइंग शेप्ड बाय इट। आप उसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं, कभी कभार क्या बहुत बार तो तोड़े जा रहे हैं। और एक बार ऑरवेल को पढ़ोगे ना, जब मैंने पढ़ा तो भाई साहब मैं वापस से एक और रैबिट होल में चला गया। आजकल हम रैबिट होल में बहुत घुसने से रैबिट होल जैसे वीडियोस बहुत आ रहे हैं, डार्क फिलोसफीज, डिस्टर्बिंग आइडियाज़ और ऐसी थ्योरीज जो कि ह्यूमन सोसाइटी की गंदगी दिखाती है। पावर, फ्रीडम, फेट, डिफीट, कंट्रोल, डिस्टोविया, टर्मिनेटर वाली मूवी चल रही है। लेकिन दिल से बताता हूँ दोस्त भाई, इस वीडियो में कवर करने को बहुत कुछ है, तो मैंने इस वीडियो को पर्टिकुलरली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ऐसे तो ये पार्ट कंप्लीट है, बट 2 पार्ट्स हैं। अगर ये पार्ट अच्छा लगे तो ये एक नीचे जाके अंगूठा ज़रूर छोड़ दीजिएगा और एक कमेंट कर दीजिएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। ये थ्योरीज में अगर आपको कोई थ्योरी अच्छी लगी, कोई और आप अपना दिमाग लगा के जोड़ना चाहते हैं, तो भाई हमें समझ में आएगा कि बिल्कुल भैया लोगों को अच्छा लगे ना, हम पार्ट 2 बनाएंगे। शुरू करने से पहले इस वीडियो में मैं ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बना रहा हूँ भाई, बहुत लोगों के लिए नया होगा। मैं एक एनर्जी ब्रांड बना रहा हूँ और उस पूरी एनर्जी ब्रांड की डॉक्यूमेंटेशन डाल रहा हूँ, एक गूगल फॉर्म बना रहा हूँ, जिससे मैं वो ब्रांड सिर्फ अपने लिए नहीं आप सबके लिए बना सकूं। वो मेरा ब्रांड ना रहे, वो आप सबका ब्रांड रहे। मैं तो चाहता हूं कि आप जाएं इस गूगल फॉर्म में, सेकंड या थर्ड लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उस गूगल फॉर्म को भी भरें। और मैं आजकल अपनी डॉक्यूमेंटेशन वीडियो यहाँ पे आई बटन पे पिन कर दूंगा, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद होगी प्रोडक्ट को और ब्रांड को बेहतर करने में। और उससे पहले आगे और बढ़े, एक और चीज़ बता देते हैं ना, बाद में नहीं बोलना चाहेंगे लोग, थोड़ा ज़रा खिसिया जाते हैं, बट बता देते हैं। अगर आपको फिलॉसफी सिर्फ इंटरटेनमेंट की तरह नहीं देखनी है, लेकिन ऐसे देखनी है कि आप आइडियाज़ को अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से सोचने के लिए, बेहतर डिसीजन बनाने के लिए, और ऐसे लोग जो जीत रहे हैं उनके तरह जीतना और फोड़ना है, तो भाई मेरी फिलॉसफी मास्टर क्लास अभी तक नहीं उठाई है तो उठाइए। यू आर वेरी वेरी लेट। नाउ शुरू करते हैं अपना ट्रॉमेटाइजिंग सेशन। तो दोस्त इमेजिन करो, एक पॉलिटिशियन है जो स्टेज पे खड़ा होकर बस हंस रहा है, बेवकूफ़ की तरह हंसे जा रहा है। ही टॉक्स अबाउट पीस, वो वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहा है, वो लोगों को सर्व करने के बारे में बात कर रहा है, बट बंद दरवाजों के पीछे वो सत्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। वो सिर्फ ताकत के बारे में सोच रहा है, किसको इम्प्रेस करना है, किसको डराना धमकाना है, किसको हटाना है, किसका इस्तेमाल करना। और सबसे डरावना पार्ट, उस पॉलिटिशियन को लोग अपने बाप समान मानते, अपने दादा समान मानते, उसको हीरो फिगर की तरह देखते हैं। ये कोई कार्टून का इविल नहीं है, ये कोई विलन नहीं है जो अंधकार में बैठा हुआ है, बट ये कोल्ड आइडिया है कि पावर सिर्फ हमेशा अच्छे इंसान के पास नहीं होती, लेकिन कभी कभार भी छोड़ो, ज़्यादातर टाइम पावर बिलोंग्स टू द पर्सन जो कि इंसान की वीकनेस को खोरेद के समझ सकता है कि कहाँ किसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना है कि मेरा फ़ायदा होगा और मेरी सत्ता और आगे बढ़ेगी। अब इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपने ये सब सीरीज़ देखी होगी, गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ कार्ड्स या फिर सक्सेशन। अब ऐसी अगर आप वेब सीरीज़ देखें तो उसमें सबसे खतरनाक इंसान सिर्फ हमेशा वो नहीं होता जो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, बहुत ताकतवर दिख रहा है। वो ये होता है जो उस कमरे में हर किसी को समझ सकता है, जिसको पता है कब हंसना है, जिसको पता है कब झूठ बोलना है, जिसको पता है कब चुप्पी साध लेना है, किसको पता है कब किसको धोखा देना है और कब इनोसेंट गऊ घपौच लगना है। ये जो है ना, एकदम एग्जैक्ट माकियावेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसकी वजह से वो स्केरी बन जाते हैं। क्योंकि वो मॉन्स्टर्स जैसे नहीं लगते कि तुम्हें लगेगा खूंखार या इसे एकदम दाढ़ी वाड़ी इधर उधर उग रही है, उसके तरह नहीं। वो नॉर्मल लगते हैं, वो बहुत केसेस में रिस्पेक्टेबल लगते हैं, और बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसे लगेंगे बड़े मासूम है यार, ये यार कोमल ककड़ी जैसा इंसान, ये क्या ही कर लेगा, क्या ही नुकसान कर लेगा, लेकिन अंदर ही अंदर अव्वल दर्जे का हरामी। अब इसके अंदर और थोड़ा घुसे तो माकियावेलियनिज्म जो है ना, निकोलो माकियावेली नामक एक फिलोसोफर जो कि जिन्होंने वो किताब लिखी थी, यहाँ पे रखी भी है, दिखा देते हैं हम, यहाँ पढ़ते रहते हैं बीच बीच में, प्रिंस करके इन्होंने किताब लिखी थी, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग किताब है, पावर समझ जाओगे अगर पढ़ ली। फ्लोरेंस में पैदा हुए थे ये फिलोसोफर, इटली में। इनसे पहले बहुत सारे राइटर्स आए थे जिन्होंने रूलर्स को ये समझाया था कि कैसे यू शुड रूल, राइट, कैसे रूल किया जाता है।
अच्छे बनो, काइंड बनो, जस्ट बनो, वर्चुअस बनो। और माकियावेली ने ना कुछ बहुत ही अलग किया। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर, खौफनाक और गहरा सवाल पूछा, ये पावर असल में काम कैसे करती है। फैंटेसी की बात नहीं कर रहा मैं मॉरल स्पीचेस की सैल्यूट मारते हुए खड़े हो गए स्पीच देने के लिए, नहीं भाई, मैं रियल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। प्रिंस में ना उसने, फिलोसफर्स ने, माकियावेली ने ये बात करी कि अगर आपको पावर गेन करनी है तो वो तो एक पहलू हो गया, एक एस्पेक्ट हो गया। स्टेप 2 में यू शुड नो हाउ टू कीप पावर। जैसे बोलते हैं ना, ये एप्स तो निकाल ली, ये एप्स आ गई, एप्स आ गई। एप्स को मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उन्होंने कहा कि रूलर्स जो है ना, ऑनेस्ट दिखने चाहिए, बाहर से बड़े जनरस दिखने चाहिए, दिल का बड़ा अच्छा है, बड़ा न्याय देने वाला है, मॉरल है। बट भाई जब वक्त आए ना, वक्त डिमांड करे, तो सबके ऊपर मिट्टी पानी पड़ेगी, इन सब वर्चूज़ के ऊपर, सब गुणों के ऊपर, और पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको दबाने के लिए। जब आपकी पावर थ्रेटेंड फील हो, जब आपको फील हो कि आपकी पावर खींची जा रही है। ये जो सबसे खतरनाक और मोस्ट फेमस आइडिया है ना, इट इज़ सेफर, ये सुना होगा आप लोगों ने, इट इज़ सेफर फॉर अ रूलर टू बी फियर्ड दैन लव्ड। इसी वजह से लोग जो है माकियावेली को ईविल की तरह देखने लग गए। ठीक है, यूरोपियन रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स में दोनों साइड्स ने इनको ब्लेम किया कि भाई ये जो है टिरेनी इंस्पायर कर रहा है, वायलेंस इंस्पायर कर रहा है, कि भाई ये तो गलत आदमी आ गया। बाद में शेक्सपियर जो है महान राइटर, उन्होंने माकियावेल करके एक शब्द जो है शेप किया, जिसकी वजह से मॉडर्न एरा में हम लोग माकियावेलियन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डार्क ट्राइड करके कॉन्सेप्ट होता है, वो देखोगे, नार्सिसिज्म होता है, माकियावेलियनिज्म होता है, साइकोपैथी होता है, वो जाके देखो, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, शायद तीसरा वाला मैंने गलत बोल दिया, डार्क ट्राइड का, जो भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, माकियावेली ना अपने आप को ये मानते थे कि भाई मैं डिफेंड कर रहा हूँ रिपब्लिकन गवर्नमेंट फ्लोरेंस की, क्योंकि इतने टुकड़ों में इटली टूट रहा है, कोई कहीं से खींच रहा है, कोई कहीं से फाड़ रहा है। ठीक है, मुझे उसको सेफगार्ड करने के लिए उस टाइम पे ये जो किताब थी ना इनकी, द प्रिंस, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बन गई थी। तो इटली में एक मेडिची फैमिली थी जिन्होंने पावर ली थी। अब जब वो पावर में आए तो माकियावेली अपनी पोजीशन खो गए, उनको कहा, काफ़ी टॉर्चर वॉर्चर किया गया, उनको बोला गया भैया भाग जाओ यहाँ से। तो जो प्रिंस इनकी किताब है वो सिर्फ मैनुअल नहीं है, समझ लो ये तुम्हारा एक बाइबल के तरह है। जो भी रूलर है, कैसे रूलर को रूल रखना है अपना, उसकी बाइबल की तरह है। बट ये सिर्फ बाइबल नहीं है, ये एक वार्निंग है सिटीजन्स के लिए। ये एक तरीका है ये कहने का कि इसी तरीके से पावर ऑपरेट होती है, लर्न इट, सीख लो गंदे तरीके, या फिर जो उस टाइम के हिसाब से गंदे तरीके थे, मतलब सही तरीके थे, आज के टाइम पे आप गंदा बोलेंगे, या सीख लो, वरना वो तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि भैया इसी वजह से माकियावेलियनिज्म ना आज की डेट में भी बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि पावर ना सिर्फ पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती। अभी तक आप अगर पॉलिटिकल पार्टीज में दिमाग अपना भिड़ा रहे हैं, वो ऑफिस में भी होती है, वो फ्रेंड ग्रुप्स में भी होती है, वो रिलेशनशिप्स में भी होती है, वो क्रिएटर हम जैसे सर्कल्स में भी होती है, बिजनेसेस में होती है, फैमिलीज में भी होती है। जहाँ जहाँ इंसान कॉम्पीट करता है इन्फ्लुएंस के लिए, वहाँ वहाँ माकियावेलियनिज्म आता है। बहुत लोग ना, ज़्यादातर भी नहीं, चलो थोड़े लोग मान लेते हैं, आर नॉट ट्राइंग टू बी लव्ड, दे आर जस्ट ट्राइंग टू विन। और जो अच्छे लोग होते हैं ना, दिल के अच्छे होते हैं, वो कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उनको ये लगने लग जाता है सब लोग, भाई सबको गेम फेयर खेलना चाहिए, सबको गेम ऑनेस्टली खेलना चाहिए, भाई मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। होता है भाई, हरामी लोग हैं। जितना जल्दी रियलाइज़ कर लोगे कि तुम्हारे ऊपर वे थप्पा लगा के नहीं भेजा है कि भाई यू विल ऑलवेज फील गुड, या लोग तुम्हारा भला करेंगे, लोग हरामी है भाई। और अगर अभी तक हरामी बना फेस नहीं किया ना, तो दुनिया देखी नहीं है। निकलोगे ना, हर कोई एक एक रुपए के लिए काटने के लिए दौड़ रहा है, हर कोई। तो अगर बड़े भाई की तरह एक एडवाइस ले लो, माकियावेली को थोड़ा ढंग से पढ़ो, मैनिपुलेट किसी को मत करना, बट मैनिपुलेट होने से ज़रूर बच जाओगे। लेकिन माकियावेली आपको फोर्स करते हैं पूछने पे कि लोग अच्छा इसलिए कर रहे हैं कि वो अच्छे हैं, या फिर गुडनेस एक यूजफुल टूल है उनकी इमेज के लिए, कि वो गुड दिखेंगे, अपने को गॉड दिखाएंगे, अपने को जस्ट का अवतार दिखाएंगे, जस्टिस का अवतार दिखाएंगे, तो मेरी इमेज पब्लिक में अच्छी रहेगी। ये सवाल है ना माकियावेली ने जो पूछा, बड़ा अनकंफर्टेबल है बट बड़ा यूजफुल सवाल है। तो यहाँ पे लेसन अगेन मैं ये कहूँगा, ये नहीं कि आप मैनिपुलेटिव बन जाए, लेसन इज कि बोका बनना छोड़ दें, बोका मत बने, पावर को समझें, इंसेंटिव्स को समझें, लोगों के मोटिव्स को समझें, लोगों के चेहरे, मास्क, थंबनेल में देखोगे ना माकियावेली में मास्क को समझो, उस मास्क के पीछे क्या है। क्योंकि अगर आप गेम नहीं समझे ना दोस्त, इस गेम के लेवल्स हैं, गेम नहीं समझे ना भाई, तो एक चेस बोर्ड में पॉन के पीस की तरह रह जाओगे, और अपना भी गेम नहीं होगा, वो किसी और का गेम खेल रहे होगे। तुम्हें लग रहा है तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन भैया किसी और के सपने पूरे कर रहे होगे। तो यहाँ पे माकियावेलियनिज्म तो हमने समझ लिया, वो एक और बड़ा ही गहरा और डार्क सवाल उठा देता है। अगर रूलर्स मैनिपुलेट लोगों को करते हैं
और अगर इंस्टीट्यूशंस मोरालिटी एक मास्क की तरह यूज़ करते हैं और पावर जो है नोबेल अच्छे शब्दों के पीछे छुप के बैठती है, तो भाई साहब एक इंडिविजुअल सोसाइटी पे ट्रस्ट ही क्यों करे, करने लायक है ही क्या पता रियल एनिमी जो है वो सिर्फ एक करप्ट रूलर नहीं है, क्या पता जो करप्शन चल रहा है वो पूरे सिस्टम में चल रहा है, जो सिस्टम ऐसे लोगों को पावर देता है आपके ऊपर। और ये चीज़ ना हमें एक अलग लेवल पे ले जाती है, एक अलग फिलॉसफी पे ले जाती है, जिसके बारे में अब हम बात करते हैं। इमेजिन करिए आप कल उठते हैं और रियलाइज़ करते हैं जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं वो आपने कभी चूज़ करी नहीं। आपका करियर आपको किसी ने बताया हुआ है कि भाई सक्सेस कैसी लगती है, आपके एम्बिशंस सोसाइटी ने उन एम्बिशंस को, उन सपनों को आपके अंदर प्रोग्राम कूट कूट के किया हुआ है। आपके बिलीफ सिस्टम वो इनहेरिट हुए हैं, आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने आपको बताया है, जो कि आपसे पहले आए, उनसे पहले उनके पापा मम्मी ने उन्हें बताया है। तो आपकी जो डेफिनेशन ऑफ लेट्स से गुड लाइफ भी होगी वो भी एक ऐसे सिस्टम के द्वारा बनाई हुई है जो कि आपने कभी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ही नहीं ज्वाइन करने का। तो जिस मोमेंट से आप पैदा होते हैं आपके हाथ में स्क्रिप्ट दे दी जाती है, भैया पढ़ाई करो, कॉम्पीट करो, पैसा कमाओ, कंज्यूम करो और रिपीट करो। अपने बच्चों को भी यही सिखाओ, अगर बच्चे आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, एंटी नेटलिस्ट ना निकले यहाँ पे कोई। तो ये इस चीज़ की सबसे डरावनी बात क्या है, तो ज़्यादा लोग पूरी ज़िंदगी एक ऐसे जेल को, एक ऐसे प्रिजन को डिफेंड करने में लगा देते हैं, जो प्रिजन, जो जेल उन्होंने कभी बनाया ही नहीं, उनको उसमें डाल दिया गया है। बस उस जेल की दीवारों की वॉल्स को उन्होंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया और सोचते हैं भैया हो गया हमारा क्या। अगर मैं आपसे कहूँ ये जो स्वतंत्रता जिसको आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं हम तो फ्री है, वो इज़ नॉट हैविंग मोर चॉइसेस। वॉट इफ़ मैं आपसे कहूँ ट्रू फ्रीडम इज़ आप सवाल उठा पाएँ उन चॉइसेस के ऊपर जो आपको लग रहा है आपके खुद है एट द फर्स्ट प्लेस। और यही एक अनकंफर्टेबल आइडिया है जिसको बोला जाता है इंडिविजुअलिस्टिक एनार्किज्म। एक ऐसी फिलॉसफी जो कि एक बहुत ही खतरनाक खौफनाक सवाल पूछती है, कौन आपकी ज़िंदगी असल में ओन करता है, आप या फिर आपके आसपास का सिस्टम। इसको थोड़ा सा ऐसे सोचिए, एक मैट्रिक्स की तरह, जैसे मूवी थी ना मैट्रिक्स। नियो की प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि मशीन दुनिया को कंट्रोल करती है, नियो की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि वो एक ऐसे सिस्टम के अंदर पैदा हो गया था जिसमें उसको ये सिखाया दिया था कि यही सिस्टम रियलिटी है। अब इंडिविजुअलिस्टिक एनार्किज्म आपसे वही चीज़ पूछता है, व्हाट इफ़ ये जो सोसाइटी है वो भी एक तरीके का मैट्रिक्स है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे रूल्स है, इंस्टीट्यूशंस है, लेबल्स हैं, ड्यूटीज़ है, एक्सपेक्टेशंस है, और वो धीरे 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 आपको ये सिखा रहे हैं कि आपको यूज़फुल टूल के तरह कैसे बनना है जिससे आपका इस्तेमाल किया जा सके। बट यू नॉट नेसेसरीली फ्री है। आपको लग रहा है फ्री है, शायद आप फ्री है ही नहीं। अब इसी के अंदर अगर और घुसते हैं इस रैबिट होल में, तो इंडिविजुअलिस्टिक एनार्किज्म ये कोई चाइल्डिश बच्चों वाला बचकाना मर्द बच्चों वाला आइडिया नहीं है कि भाई मैं तो माँ लाइफ माँ रूल्स, वो 2012-13 में डालते ना लोग फेसबुक के ऊपर। बाकी के लोग तो नहीं समझ पाएंगे, बट हम जेंजी लोगों को पता है क्या बोल रहे हैं भैया। हम भी स्कूल वूल में थे, 8वीं 9वीं में थे उस टाइम पे। तो हमें जो करना है करने दो, ये जो है ना अपने आप में ही बहुत गहरा थॉट प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चल सकती, ना 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 ना। इंडिविजुअलिस्टिक एनार्किज्म और गहराई में जाता है। वो ये कहता है कि एक इंडिविजुअल जो है, जैसे मैं हूँ या आप हैं, उसको आप दबाव में नहीं डाल सकते, स्टेट के दबाव में या फिर धर्म के दबाव में, रिलीजन के दबाव में या फिर कैपिटलिज्म के दबाव में या फिर एक कलेक्टिविस्ट आइडियोलॉजी के दबाव में, या फिर कोई भी ग्रुप जो ये कहता है कि सैक्रिफाइस योरसेल्फ फॉर अस, है ना, अपने को कुर्बान कर दो। भाई ज़्यादातर बहुत सारे जब जो अर्ली शुरुआती दौर के इंडिविजुअलिस्ट एनार्किस्ट आए थे, वो सिर्फ एंटी गवर्नमेंट नहीं थे, वो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी खड़े थे। एक ऐसी एक्सप्लॉयटेशन जो हायरार्की में बैठती है और आपको ऊपर से दबाव से दबाया जाता है। और ऐसा कोई भी सिस्टम जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान का मास्टर बन जाता है और वो एक दूसरा इंसान गुलाम बन जाता है। और इंडिविजुअलिस्टिक एनार्किज्म का आइडिया ना बड़ा सिंपल है कि आपकी ज़िंदगी किसी राजा को बिलोंग नहीं करती, वो किसी सोसाइटी को बिलोंग नहीं करती, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करती, वो किसी एम्प्लॉयर को बिलोंग नहीं करती, वो आपको बिलोंग करती है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप आइसोलेशन में चले जाएंगे। इंडिविजुअलिस्टिक एनार्किज्म कॉर्पोरेशन में बिल्कुल बिलीव करता है, बट कॉर्पोरेशन वॉलंटरी होनी चाहिए, मतलब दिल से आपको करनी चाहिए। ये नहीं कि फोर्स किया जा रहा है, ये नहीं कंट्रोल किया जा रहा है, ये नहीं ब्लाइंड ओबीडियंस में जिसको बोला जाता है अनभक्ति में, या फिर अंधे चश्मे लगा के आप लग गए हैं, ब्लाइंड डिवोशन में लग गए हैं और उसके पीछे घूमे चले जा रहे हैं, झूले चले जा रहे हैं। तो इसका रियल लाइफ टेक अवे सिंपल है भाई। ये फिलॉसफी ना इसलिए डेंजरस बन जाती है क्योंकि ये कंफर्ट को अटैक करती है हर सिस्टम के, क्योंकि हर सिस्टम में ना उस सिस्टम को चाहिए होता है कि हमें वफादार लोग मिले, जैसे पालतू कुत्ते होते हैं ना, ओबीडियंट लोग मिले।
फैमिलीज़ को चाहिए ओबीडियंट चिल्ड्रन, स्कूल्स को चाहिए ओबीडियंट स्टूडेंट्स, कंपनीज़ को चाहिए ओबीडियंट वर्कर्स, स्टेट्स को चाहिए ओबीडियंट सिटीजन्स, आइडियोलॉजीज़ को चाहिए भाई ओबीडियंट फॉलोअर्स। इंडिविजुअलिस्टिक एनार्किज्म कहती है कि ओबीडियंस को मोरालिटी चाहिए। आप कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि कभी कभार सबसे मॉरल चीज़ जो एक इंसान कर सकता है वो है इज़ रिफ्यूज़, मना करना, मुंह पे मना करना, नो बोलना, रिफ्यूज़ कर देना कि मैं मशीन नहीं बनना चाहता, रिफ्यूज़ कर देना मैं अपना माइंड सरेंडर नहीं कर सकता। आपके रिलीजन में ये बोला जाता होगा, लेकिन मैं भाई रैशनैलिटी से सोचूंगा, हम तो सवाल उठाएंगे, हमें आप दबा नहीं सकते। रिफ्यूज़ कर देना एक ऐसी ज़िंदगी जीना जो कि या फिर एक ऐसी लाइफ जीना जो कि दूसरों ने डिज़ाइन करी हुई है। अब यहाँ पे लेसन ये नहीं है सब कुछ रिजेक्ट करते चलो ये नंगे दौड़ रहे हैं सड़क के ऊपर। लेसन ये है, नेवर लेट एनी सिस्टम ओन योर आत्मा और योर सोल। फ्री हो भाई, क्यों कांड करने को नहीं बोल रहा भाई, बोल लो देसी फिलोसफर खान साहब ने बोल दिया कांड करने को, कांड करने पहुँच गए, बता रहा हूँ सोच ऐसी। तो यहाँ पे एक और बहुत ही खौफनाक और गहरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि अगर एक इंडिविजुअल फ्री है और अगर अथॉरिटी को रिजेक्ट किया जा सकता है और अगर आप अपना खुद का पाथ चूज़ कर सकते हैं, तो उसके बावजूद ज़िंदगी इतनी अनकंट्रोलेबल क्यों लगती है? ऐसा क्यों लगता है कि यार मैं चाहता तो हूँ ये सब भी कर सकता हूँ, वो सब भी कर सकता हूँ, लेकिन हो नहीं कर नहीं पा रहा। क्यों लोग इतनी मेहनत करते हैं ज़िंदगी में और फिर भी सर्कमस्टेंसेज, एक्सटीरियर सर्कमस्टेंसेज उनको डुबा देते हैं। एक्सटर्नल नॉट एक्सटीरियर, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेज उनको दबा देते हैं। क्या मैं अगर आपसे कहूँ कि स्वतंत्रता, फ्रीडम अपने आप में एक इल्यूजन है? क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही होगा, शायद पहले से ये तय है। ये चीज़ हमें अपने अगले रैबिट होल की तरफ घुसेड़ता चला जाता है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी फिक्स करने में लगे पड़े हैं, बट अचानक से माइंड में एक डार्क थॉट आ जाता है। नॉट अ डर्टी थॉट बट अ डार्क थॉट, कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ व्हाट इफ़ कुछ ना बदले, व्हाट इफ़ मैं इतनी मेहनत करूँ लेकिन रिजल्ट पहले से कहीं लिखा हुआ है, किसी कोड में लिखा है कि ये इसके साथ तो यही होना है। What if the person you will become, the failures you will face, the people you will lose, the exact ending of your life, वो पहले से डिसाइडेड है, आप कुछ नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं फेटलिज्म। नॉट लेजीनेस, नॉट डिप्रेशन, बट द बिलीफ कि कुछ चीज़ें डेस्टिन्ड टू हैपन हैं और नो मैटर आप जो भी कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, आप उससे एस्केप कर ही नहीं सकते, भाग ही नहीं सकते। इसको समझने के लिए बेहतर तरीके से समझिए। आप इमेजिन करिए एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि ये इंडिया में इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात लेते हैं, जो कि बड़ा होते हुए सुनते हुए आया, या इंजीनियरिंग कर लो लाइफ सेट है, गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो ज़िंदगी सिक्योर है, रिस्क मत लो, सेफ प्ले करो, तो वो 10 साल अपने निकाल देते हैं वही पाथ फॉलो करने में जो सब आसपास के लोगों ने उसको दिया। एक दिन वो एग्ज़ाम में फेल कर जाता है। सब लोग बोलते हैं कि यार, सब लोग क्या, वो खुद अपने आप से बोलता है या सोचता है यार ये शायद मेरे लिए बना ही नहीं है, शायद मेरी जो डेस्टिनी है, मेरा जो फ्यूचर है, मेरी जो किस्मत है वो ऐसी है, शायद मेरे जैसे लोग कभी सक्सीड कर ही नहीं सकते। लगता है ना ऐसा? यहाँ पे ना फेटलिज्म जैसा कॉन्सेप्ट बड़ा डेंजरस बन जाता है, क्योंकि कभी कभार हम लोग ना फेट इसलिए नहीं एक्सेप्ट करते क्योंकि वो ट्रू है, हम इसलिए उस फेट को या आप किस्मत कह लें एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द पेन ऑफ ट्राइंग अगेन। एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक बार फेल कर गया, डर के ना बैठ जाए बेइज्जती होगी, भाई अब तो बैठ जाए यार, लोग 10 बातें बोलेंगे, ये तो फेल कर गया, ये वो थोड़ी बहुत सक्सेस मिल गई थी, कोई नहीं ठीक है भाई नौकरी कर लेते हैं, कोई नहीं भाई ठीक है कुछ और कर लेते हैं, कोई नहीं यार छोड़ो पढ़ाई करना शुरू करवा देते हैं, क्या करना है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, नहीं वापस से करूँगा। यहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, क्या आप रियलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर आप डेस्टिनी को एक एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू अवॉइड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वंस अगेन, कि मैं उस पेन से वापस बच जाऊँगा, उस पेन से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद आती है उससे बच जाऊँगा। अब इसमें अगर आप और थोड़ा गहराई से घुसे हैं तो आपको समझ में आएगा कि फेटलिज्म एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है जो ये मानता है कि जो भी इवेंट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, भले वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर है, सब कुछ पहले से डिटरमाइंड है बाय फेट, डेस्टिनी, गॉड या फिर कोई हायर फोर्स जिस पे भी आप भरोसा करते हैं, या फिर कोई कोडिंग इन द फैब्रिक ऑफ द यूनिवर्स। अगर आप दूसरे एथिस्टिक बैकग्राउंड या एग्नोस्टिक एथिस्टिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो भी है या बस स्टिक है जो भी है, लेकिन एक फेटलिस्ट ये मानता है जो होगा वही रहेगा, जो रहेगा वही होता रहेगा। अब कन्फ्यूजन आ गया, मतलब जो पहले से लिखा वही होने वाला है। अगर
पहले से वो चीज़ डिसाइडेड थी तो वो होगी, और अगर कोई चीज़ डिसाइडेड नहीं थी मेरे साथ नहीं होगी तो नहीं होगी। मैं कितनी कोशिश कर लूँ, मैं एक अच्छा फुटबॉलर बन ही नहीं सकता भैया, मेरी तो है ही नहीं, लिखा हुआ है तो हम करेंगे ही नहीं, अगर हम बन ही नहीं सकते तो कोई चीज़ दुनिया में, कोई ताकत को मिलवा नहीं सकती आपको आपके गोल से। अब यहाँ पे ना एक पुराना आर्ग्यूमेंट है जिसको बोलते हैं आइडल आर्ग्यूमेंट, जो कि कहता है कि अगर आप डेस्टिन्ड हैं टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, कि आपको एक बीमारी हुई, ये लिखा हुआ है कहीं पे कि बीमारी के बाद ये बाहर आएगा, लेट से कैंसर है, ये कैंसर को बीट कर लेगा, तो आप उस बीमारी से बाहर आ जाएंगे, भले ही आप कीमोथेरेपी कराएं ना कराएं। और अगर आपकी लिखा होगा किस्मत में कि भाई आप कुछ भी कर लें आप रिकवर नहीं होंगे, तो आप रिकवर हो ही नहीं सकते, भले ही आप दुनिया के सबसे महान डॉक्टर को दिखा दें, ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखा दें। तो भाई एक्ट करना है कि कुछ करना है, ऑन्कोलॉजी होता है ना, ये कैंसर वाला देख लें भैया, ये इसकी वजह पता चला। हाँ भाई सही बोले, खान बाबा में थोड़ी बहुत नॉलेज सही। तो यहाँ पे ना फेटलिज्म डेंजरस बन जाता है कि अगर आप एक्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस को पैसिविटी में बदल देते हैं। ये ना लोगों को लड़ाई और संघर्ष, स्ट्रगल करने से पहले ही रोक देता है, बिफोर द वॉर हैज़ इवन स्टार्टेड। तो ये डेंजरस बन जाता है, इंसान एक्शन ही ले लेता और अपनी लाइफ के स्पायरल में घूम घूम के ख़त्म हो जाता है। बट यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, फेटलिज्म रियलिज्म के बराबर नहीं है, ठीक है। रियलिज्म एक और कॉन्सेप्ट है। रियलिज्म कहता है कि कुछ चीज़ आपके कंट्रोल में, कुछ चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फेटलिज्म कहता है कि कुछ मैटर करता ही नहीं है, बिकॉज द रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स होने वाले हैं उसका आउटकम को पहले से फिक्स्ड है। ये ट्रैप है, क्योंकि हाँ बिल्कुल आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, आप डेथ नहीं कंट्रोल कर सकते, आप पास्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप दूसरे लोगों को पूरी तरीके से उनके आउटकम्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे वो नहीं कंट्रोल कर सकते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एक्शंस यूजलेस हैं। जो रियल विजडम है ना यहाँ पे, वो बैलेंस का है। वो बदलने की कोशिश करो जो बदला जा सकता है, जो बदला नहीं जा सकता उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ जाओ। बट हम लोग ना फेट को कभी भी एक्सक्यूज़ को नहीं यूज़ कर सकते हैं, ना तुम्हें करना चाहिए दोस्त, जिससे कि तुम उसको एक एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ करके वीक बन जाओ। कभी कभार क्या होता है ना दोस्त, कि लोग डोंट एक्चुअली बिलीव इन डेस्टिनी, वो सिर्फ यूज़ करते हैं डेस्टिनी को अपने फियर ऑफ ट्राइंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि भैया फियर ऑफ ट्राइंग है, बेइज्जती हो जाएगी, वापस बोल डेस्ट किस्मत ही खराब है, ये हमारी तो किस्मत में ही नहीं लिखा। और ये हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होता है, आप जिस भी कंट्री से होता ही होगा, बट इंडियन सोसाइटी में बहुत किस्मत पे भरोसे छोड़ दो। तो यहाँ पे फेटलिज्म ना एक और बहुत गहरी और गंभीर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बनाता है। अगर एक इंसान ये बिलीव करना शुरू कर दे कि नथिंग कैन बी चेंज, तो स्लोली वो ट्राई करना ही छोड़ देते हैं, वो रेजिस्ट करना छोड़ देते हैं, वो होप करना छोड़ देते हैं, और एक पॉइंट पे जाके वो ये सोचने लग जाते हैं कि फ्यूचर पूरी तरीके से फिक्स है, तो भैया कमरे के किनारे ही बैठ जाओ। उनको ये लगता है कि अब मैं तो भैया थक गया, हार गया। और इसी वजह से हमें एक और गहरी फिलॉसफी में घुसना पड़ेगा, जो कि अब आ रही है आपके समक्ष। तो इमेजिन करिए एक 24 साल का स्टूडेंट, वो एक एग्ज़ाम में ना फेल कर गया, और फिर उसकी बदकिस्मती एक और एग्ज़ाम में फेल कर गया, फिर जो एक इंटरव्यू, फिर एक रिलेशनशिप, फिर एक बिजनेस आइडिया, और धीरे 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 विदाउट इवन नोटिसिंग सब कुछ ख़त्म होता चला गया उसकी ज़िंदगी के सामने, उसकी आंखों के सामने। और उसने ये कहना छोड़ दिया आई फेल्ड, और ये कहना शुरू कर दिया कि भाई मैं तो फेलियर ही हूँ। वो है डिफीटिज़म, विच इज़ नॉट लूजिंग, बट उस लॉस को अपनी आइडेंटिटी की तरह एक्सेप्ट कर लेना कि भाई आप डिफीटेड नहीं है, नॉट बाय द वर्ल्ड, बट मेंटली यू हैव सरेंडर्ड बिफोर द फाइट इज इवन ओवर। भैया जिंदगी चल रही, जिंदा हो भाई। वो है ना जॉको विलिंग, जो जानते होंगे, यूएस नेवी सील पॉडकास्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका पता होगा, जॉको विलिंग कहते हैं कि द अल्टीमेट डिफीट इज डेथ, उनके पॉडकास्ट में। वैसे तो ये किसी फिलोसफर ने भी कहा है, बट वो अल्टीमेट डिफीट है भाई। जब तक जिंदा हो, जिंदगी चल रही है, काम चल रहा है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक क्रिकेट टीम की तरह सोचिए, जो कि एक फाइनल में आ रही है, ठीक है, मान लीजिए इंडिया फाइनल में जा रही है। वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये सामने वाली टीम ना भाई ज़्यादा स्ट्रांग है, हम नहीं जीत सकते। क्या होगा, वो इजीली कैचेस ड्रॉप करना छोड़ देंगे, वो जो है सेफ शॉट्स मारना शुरू कर देंगे, वो पैनिक कर जाएंगे अंडर प्रेशर, स्टूपिड मिस्टेक्स करेंगे, और जब वो हार जाएंगे ना, पता क्या बोलेंगे, बोला था ना हारेंगे, उस टीम स्ट्रांग थी क्योंकि मेंटली हमने पहले ही सरेंडर कर दिया था। बट सत्य ये था कि वो सिर्फ इसलिए नहीं हारे क्योंकि दूसरी टीम सामने वाली स्ट्रांग थी, वो इसलिए हारे क्योंकि उन्होंने एक डिफीटेड मैच में ही जाना सही समझा कि ये तो हारा हुआ मैच है। ये है डिफीटिज्म।
कि आप सिर्फ प्रिडिक्ट नहीं कर रहे फेलियर, आप उस तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं कि फेलियर आपकी लाइफ में होगा ही होगा। लोग बोलते हैं ना भाई फेल कर गए तो ऐसा हुआ, तो क्या होगा, तो क्या नहीं होगा, ये होता है डिफीटिज़म। तो अब इसको और अगर गहराई से समझें तो डिफीटिज़म एक ऐसा बिलीफ है जो कि ये कहने की कोशिश करता है कि फेलियर गारंटीड है, तो ट्राई करना पॉइंटलेस है, ट्राई करने का फ़ायदा नहीं, फेल तो हम वैसे ही होने वाले हैं, क्यों कर रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो। फेटलिज्म जो हमने इससे पहले पढ़ा था वो कहता है कि जो भी होगा होगा, होना ही है, होता ही रहेगा, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट डिफीटिज्म कह रहा है जो भी होगा मैं हारूंगा ही भाई, मैं तो हारा हुआ इंसान हूँ। तभी डिफीटिज्म और ख़तरनाक है डार्क, क्योंकि मैं भी एक ऐसा इंसान था, तो मेरे को ये इसमें घुसा ना तो मेरे को रियलाइज़ हुआ मैंने कितने टाइम तक अपने को ऐसा बोला। 11th-12th में जब क्लासमेट्स नीचा दिखाते थे, टीचर्स नीचा दिखाते थे, तो मैंने अपनी आइडेंटिटी बना ली थी कि भाई मैं तो हारा हूँ, मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। और मैं उस फेज़ में था, तो मेरी भैया नींदें उड़ गई, भाई मैंने कैसे अपने को थकाया, हारा। कि फेटलिज्म जो है वो डेस्टिनी के ऊपर है भाई, और डिफीटिज्म आइडेंटिटी के ऊपर है। क्योंकि इंसान बिलीव करना शुरू कर देता है कि मैं सक्सेस के लिए बना ही नहीं, मेरे जैसे लोग कभी जीतते ही नहीं, मेरे लिए कुछ काम वर्कआउट करता ही नहीं। एंड जब वो मेहनत करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो रिज़ल्ट उनके लिए सेम ही आता है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेंटालिटी ऐसे बना ली। तो मैं करूँ ही क्यों मेहनत जब मुझे पता है मैं हारने वाला है, समझ रहे, मैं हार गया, मैं ख़त्म है। साइकोलॉजी में ना एक सिमिलर आइडिया है जिसको बोलते हैं लर्नेड हेल्पलेसनेस, ठीक है, LEARNED, लर्नड नहीं बोलते, ये थोड़ी प्रोनाउंसिएशन हमने भी ज़रा सीखी, लर्नेड बोला, लर्नेड हेल्पलेसनेस सही थोड़ी सी इंग्लिश। जब कोई रिपीटेडली फेस करता है फेलियर, रिजेक्शन या फिर लैक ऑफ कंट्रोल, उनका माइंड जो है ना एक बहुत डेंजरस लेसन सीख लेता है, मेरे एक्शन मैटर नहीं करते, कुछ भी कर लूँ मैं हारता हूँ। तो भले ही आपके सामने न्यू अपॉर्चुनिटी आ जाए, आप पूरी तरीके से मेहनत ही नहीं करते, क्योंकि उनके पास ने उनको ट्रेन कर दिया इस तरीके से कि भैया डिफीट को एक्सेप्ट कर ले, पहले काम शुरू होने से पहले, भैया मिठाई खाने से पहले बोल लो ये मिठाई सड़ी हुई है। अब इसका रियल लाइफ टेक अवे क्या ले सकते हैं भाई, इंडिया में बहुत कॉमन है भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स ही देख रहे होंगे, JEE, नीट, UPSC, CA और कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम करने की कोशिश करी, ठीक है, क्या हुआ, CDS वगैरह भी बहुत लोग देते हैं, NDA वगैरह भी देते हैं, नहीं दे पाए, मतलब नहीं निकला पेपर, और वो लोग सोचते हैं भाई मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, कुछ नहीं है। एक बंदा को किसी बंदी ने, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, और वो फिर लव के आइडिया को ही हेट करने लग गया। एक क्रिएटर ने लेट से 10 वीडियो डाले, 20 वीडियो डाले, नहीं चले, उसने सोचा भाई मैं तो शायद इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। तो एक इंसान ना बड़े होते होते, बच्चे बड़े होते सुनते हुए आता है, मेरे जैसे लोग, हमारे जैसे लोग आगे नहीं बढ़ते, और इवेंचुअली वो उसी तरीके से जीना शुरू कर देते हैं पूरी ज़िंदगी। और कभी कभार क्या होता है ना दोस्त, की सोसाइटी को तुम्हें डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें कन्विंस करवा देगी कि तू नहीं जीत सकता भाई, क्यों कर रहा है। बहुत लोगों के पेरेंट्स होते हैं ऐसे, बहुत लोगों के रिश्तेदार होते हैं, आसपास के दोस्त होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू हारा हुआ है। मेरे 12th का मैथ्स टीचर जो था वो सोचता था ऐसे, ये चूतिया आदमी है, कुछ नहीं कर पाएगा, इसका क्या ही होगा, रेस्ट इज हिस्ट्री। तो सोसाइटी कन्विंस करेगी भाई यू कैन नॉट विन, पेरेंट्स बोलेंगे भाई मत करो बिजनेस, यू विल फेल, बट इट डजेंट मीन कि भाई अगर उनको लगता है वो फेल, अगर वो ये चीज़ शुरू करते, वो फेल कर गए होते, तो मेरा लौंडा भी फेल कर जाएगा। तो भाई दे वॉन्ट यू टू सक्सीड, नो डाउट, योर पेरेंट्स वॉन्ट यू टू सक्सीड, बट दे वॉन्ट यू टू सक्सीड कि ठीक है इतना सक्सेसफुल हो कि हमारे साथ रहे, पर ना निकल जाए। रेड बुल रखे भी भैया, रेड बुल का नाम लिया, पर ना निकल जाए, रेड बुल गिव यू विंग्स, रेड बुल गिव यू विंग्स। काटने आ रहे हैं हम, मार्केट काटने आ रहे हैं हम अपने ब्रांड के साथ, एनर्जी ड्रिंक ब्रांड नहीं है ये, मत सोचना एक और एनर्जी बेवरेज सेक्टर में घुस गए, आ रहे हैं अपना धंधा लेके मार्केट में, देखते हैं। अगर मैं सोचूं भैया हमारा कंपटीशन, तो हम तो भैया इनको काटेंगे, तो भाई लीगल लॉसूट हो जाएगा, प्यार से, है ना, कंस्ट्रक्टिवली, है ना, अच्छे पॉजिटिव कंपटीशन में। बट अगर मैं सोच लूँ कि भाई इतना बड़ा ब्रांड कंपटीशन क्या ही हो सकता है, कहीं मैं जीतूंगा, एक तरफ हमारे रेडबुल भैया और एक तरफ हमारी ये न्यूरो भैया, ये दोनों हैं, कहाँ हम छोटे प्लेयर, क्या मैं फेटलिज्म ले लूँ, डिफीटिज्म ले लूँ, डिफीट हासिल कर लूँगा, नहीं भाई, ट्राई करूँगा, नहीं चलेगा कुछ और करूँगा। तो पॉइंट टू बी मेड इज एज सिंपल एज कि भाई सोसाइटी तुम्हें पूरी कोशिश करेगी बोलने की, नहीं करेगा, और उस वजह से यू स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ स्लोली।
You stop applying, you stop trying, you stop showing up, you stop taking risks. कंसिस्टेंसी छोड़ देते हो. 1% करो, 1% करो. मैं तो कहता हूँ 100 दिन तक 1% करोगे तो एट द एंड ऑफ 100 डेज इट्स 100%. तो 100% हुआ भाई. 100 दिन बाद 100% अगर तुम हर दिन 1% भी करोगे, और फिर तुम्हारी ज़िंदगी प्रूफ बन जाएगी ऑफ द बिलीफ डैट भाई नो बडी कैन रूइन मी. तो भाई करते रहो, लगे रहो. तो यहाँ पे रियल लेसन यही है. डिफीटिज़म बड़ा ही इंटेलिजेंट लगता है क्योंकि बड़ा रियलिस्टिक लगता है, बट बहुत बार ना वो रियल है नहीं. वो एक मास्क पहन के आया हुआ है विजडम का. समझ रहे हो? एक डिफीटिस्ट जो होता है वो कहता है कि बस वही प्रैक्टिकल हुआ ही, वो फेल कर जाएगा, हम ना कर सकें भाई, इस धंधे में हम ना घुस सके. बट डीप डाउन व्हाट दे मीन इज भाई मैं डरा हुआ हूँ, आई एम वेरी स्केर्ड टू होप अगेन. है ना? जिसने वो इट मूवी देखी होगी, लास्ट में क्या होता है, स्पॉइलर अलर्ट है, स्किप करना है 10 सेकंड स्किप कर जाओ, बट स्पॉइलर अलर्ट है. लास्ट में उस एलियन के साथ, क्लाउन के साथ क्या होता है, कैसे श्रिंक कर जाता है. बाहर से बड़ा भाई लेकिन अंदर से, बिकॉज होप रिस्की है भाई, ट्राइंग रिस्की है, बिलीविंग इन योर सेल्फ इज रिस्की. बिकॉज अगर आपने ट्राई किया और फेल कर गए बहुत दर्द होगा. तो एक डिफीटिस्ट जो है सेफर पेन यूज़ करेगा और वो कभी ट्राई ही नहीं करने वाला. बट हमें याद ये रखना है कि फेलियर एक इवेंट है और डिफीट एक डिसीजन है. आप आज हार सकते हैं बट आप कल फिर उठ के लड़ाई कर सकते हैं. बट द मोमेंट यू एक्सेप्ट डिफीट एज योर आइडेंटिटी कि ये तो मैं ही हूँ, वो जंग हार चुके हो दोस्त. वो जंग ख़त्म है. वो संघर्ष तुम्हें लग रहा है ख़त्म है, लेकिन संघर्ष अब असली शुरू हो गई है. तो भाई साहब यहाँ पे जो डिफीटिज़म है वो और भी ज़्यादा घातक बन जाती है जब वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जाती है और फिर पूरे इंटायर जनरेशन में चली जाती है. जब लाखों करोड़ों लोग ये मानना छोड़ देते हैं कि थिंग्स कैन गेट बेटर, सोसाइटी बेटर हो सकती है, वो बुरे सिस्टम्स को, बुरी गवर्नमेंट्स को, बुरे स्टेट कंट्रोल को, बुरे पॉलिटिशियंस को, बुरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, बुरे हेल्थ स्ट्रक्चर को रेजिस्ट करना छोड़ दें. जो है चल रहा है अपने में थोड़ी आ रही है. जब अपने पे संकट आएगा तब देखेंगे. उनके ऊपर सर्वेलेंस हो रहा है, निगरानी फ़ोन में गवर्नमेंट ऐप्स हैं, उनको कंट्रोल किया जा रहा है, उनकी एक एक चीज़ पे नज़र रखी जा रही है, एक्सेप्ट कर लिया. कंट्रोल किया जा रहा है, टैक्स से चूसा जा रहा है, हर जगह टैक्स लग रहा है, एक्सेप्ट कर लिया. वो लोनलीनेस, अकेलेपन में लोग अपने आप को बंद करके, आज के कोविड के बाद से पोस्ट कोविड क्या हो गया, हर जगह दुनिया में क्या हो रहा है, लोनलीनेस में चले गए, एक्सेप्ट कर लिया. कुछ भी कर रहे हैं, डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लिया. एक ऐसी ज़िंदगी एक्सेप्ट कर ली जहाँ पे फ्रीडम धीरे धीरे डिसअपियर कर ली है. एंड एज लॉन्ग एज दे आर डिस्ट्रैक्टेड इनफ टू नॉट नोटिस. और यहाँ पे पर्सनल डिफीट सोशल कोलैप्स में बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्टोपिया. और डिस्टोपिया इज़ नॉट ऑलवेज बिल्ड बाय इविल पीपल, समटाइम्स इट इज़ बिल्ड बाय टायर्ड पीपल हु स्टॉप्ड फाइटिंग, जिन्होंने डिफीटिज्म एक्सेप्ट कर लिया. और इसी से हम अपनी नेक्स्ट फिलॉसफी पे जाते हैं. इमेजिन आप फ्यूचर में अचानक से उठते हैं और रियलाइज़ करते हैं मुझे तो कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा. क्यों? क्योंकि भैया किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है. खुद आपने अपने हाथों से अपनी प्राइवेसी सामने दे दी. लेट्स से गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को दे दी. आपने खुद अपने हाथों से अपनी अटेंशन दे दी. आपने खुद अपने हाथों से अपनी एबिलिटी टू थिंक एंड रैशनल थिंकिंग सामने दे दी कि भैया जो कर रहे हो हम तो हाँ मिलाएंगे. इसलिए नहीं कि किसी ने आपको फोर्स किया, बट इसलिए क्योंकि आपने वो चीज़ इतनी कन्वीनियंट बना दी कि ये आपकी ले ली गई. आपके फ़ोन को आपके बारे में आपसे ज़्यादा पता है. एल्गोरिथम डिसाइड करती है आप क्या देखेंगे. कॉर्पोरेशन और बड़ी कंपनीज प्रिडिक्ट करती है आपको क्या चाहिए. एंटरटेनमेंट आपको डिस्ट्रैक्ट करके रखता है और धीरे धीरे आप ये पूछना छोड़ देते हैं क्या मैं सही में स्वतंत्र फ्री हूँ. बिकॉज आप इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं कि आप नोटिस ही नहीं कर पा रहे हैं. यही है नाइटमेयर बिहाइंड द डिस्टोपियन फिलोसफर. इसको बड़े अच्छे से समझाया था, कहाँ गई हमारे ऑरवेल भैया ने, ऑरवेल बाबा ने समझाया था अपनी किताब 1984 में. पढ़ोगे ना भाई, एक ऐसी किताब है ना जो होता है ना पीछे पिछवाड़े में से बीचता है इंसान पढ़ने के बाद कि भैया ये तो पॉसिबिलिटी सी लग रही है. ये नियर फ्यूचर में दुनिया का यही हाल होने वाला है जिस तरीके से दुनिया और देश जा रहे हैं. समझ रहे हैं? ये एक आइडिया है कि फ्यूचर डिस्ट्रॉय इविल लोगों के द्वारा नहीं किया जाएगा. तुम सोच रहे हो न्यूक्लियर बम फटा, ज़ॉम्बी अटैक हो गए, ज़ॉम्बी अपोकलिप्स, एक दूसरे को सब खा रहे हैं, ट्रेन टू बुसान या वर्ल्ड वॉर Z हो रहा है. बट ऑर्डनरी लोग जिस दिन एक्सेप्ट कर लेंगे कि दुनिया है जैसी चल रहा है, चलने दो, जैसी ज़िंदगी है, 5 स्टार खाओ, सब भूल जाओ, है ना.
भूल गए। वही डिस्टोपिया लाएगा, वही ख़त्म कर देगा। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए अगर आपने ये मूवी देखी है ब्लैक मिरर, उस मूवी में हॉरर ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी इम्पॉसिबल लग रही है, हॉरर ये है कि वो बड़ी फेमिलियर, बड़ी देखी देखी सी है। रेटिंग्स डिसाइड कर रहे हैं आपका सोशल वर्थ, स्क्रीन्स आपकी इंटीमेसी रिप्लेस कर दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट जो है कंट्रोल बनता जा रहा है, लोग जो हैं अपनी प्राइवेसी खोते जा रहे हैं इन एक्सचेंज फॉर कंफर्ट। और इसी वजह से डिस्टोपियन स्टोरीज ना बड़ी डिस्टर्बिंग फील होती है, क्योंकि ये जो है ना, दीज डोंट फील लाइक फैंटेसी, ऐसा लगता है ये वार्निंग्स है। एक और मूवी अगर आपने देखी होगी, क्या नाम है, स्कारलेट जोहानसन की है, और जो जोकर वाले एक्टर हैं वॉकिंग फिनिक्स, हर है शायद उस मूवी का नाम है, अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई। बंदे को एआई से प्यार हो जाता है और एआई को भी उस बंदे से प्यार हो जाता है, जो बाद में रिवील होता है कैसा प्यार है। मूवी देखना बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा अच्छा फिलोसफिकल प्लॉट है उसका। बट गहराई में घुसे तो डिस्टोपियन फिलोसफी ना एक बहुत ही ब्रूटल क्वेश्चन पूछती है कि प्रोग्रेस जो आपको दिख रहा है, शायद वो प्रोग्रेस हर केस में लिबरेशन नहीं है। हमें लगता है भाई ज़्यादा टेक्नोलॉजी मतलब मोर फ्रीडम, मोर कंफर्ट मीन्स बेटर लाइफ, ज़्यादा सिस्टम होंगे मतलब और ऑर्डर होगा। बट डिस्टोपियन थिंकर्स जो होते हैं ना, वो कुछ उल्टा सोचते हैं कि भाई जो टूल्स शायद आपकी ज़िंदगी आसान बना रहे हैं, वो इंसान को और वीक करते जा रहे हैं, लोनली करते जा रहे हैं, और कंट्रोल करते जा रहे हैं, और डिपेंडेंट करते जा रहे हैं। भाई हो रहा है भाई, एआई की वजह से लोगों की थिंकिंग कैपेबिलिटी खत्म हो गई। मेरे साथ इतनी बार होता है कैसे भाई, क्रिएटिविटी कहाँ चली गई, क्रिएटिविटी कहाँ चली गई। मेरे प्रोफेसर से मेरी रिसेंटली बात हुई अपने आर्किटेक्चर कॉलेज को, उन्होंने बोला बच्चे आप लेफ्ट राइट यूज, हम लोग इतना मुश्किल से समझ ही नहीं पा रहे हैं। हर जो है एंटी प्लेजारिज्म, हर प्लेजारिज्म सॉफ्टवेयर को ब्रेक कर दे रहे हैं वो लोग एआई का यूज़ करके, पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें बनवा रहे हैं, ये वो सब्सक्रिप्शन ले लिया है और या कर रहे हैं। क्रिएटिविटी ख़त्म है पूरी तरीके से। मतलब इंसान साइबॉर्ग बनता जा रहा है, हाफ ह्यूमन हाफ मशीन, रोबोकॉप जैसा। और अपनी किताब में जो है ना, जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 में यही बोला कि लोग कंट्रोल होते हैं भाई इस तरीके से, थ्रू फियर, सर्वेलेंस और पनिशमेंट। अगर आप एल्डस हक्सली की किताब पढ़ेंगे, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, अभी यहाँ पे रखी हुई नहीं है, दिखाता मैं, उसमें भी यही लिखे हुए लोग कंट्रोल्ड हैं थ्रू प्लेजर, एंटरटेनमेंट, कंफर्ट और डिस्ट्रैक्शन और ऑनेस्टी। हक्सली का जो ये वर्जन है ना, वो आज की डेट बहुत डेंजरस फील करता है, क्योंकि कोई किसी को फोर्स नहीं करना आपको चेन्स में कि भैया हाथ पैर बांध के। अगर लोग एंटरटेन हैं इतना ज़्यादा एंटरटेन कर दिया तो दे स्टॉप केयरिंग अबाउट फ्रीडम। जो रोम में पुरानी कहावत है ना, गिव देम ब्रेड एंड सर्कस, भैया अपने पीछे कांड करते रहो। ऐसे सत्ता को कंट्रोल करना होता है भैया। क्या सीख सकते हैं, अपने आसपास देखिए, लोग जो हैं और ज़्यादा कनेक्टेड है दैन एवर। कनेक्टेड तो है, फ़ोन है, वाईफाई है, सब कुछ इंटरनेट है, बट और ज़्यादा लोनली हो गए हैं। इन्फॉर्म्ड है, कोविड के बाद ही देख लो भाई, सब एक अलग सा शिफ्ट आया दुनिया में। किसी का काम बनने जो पैसा लूटने के लिए बैठा हुआ है, लोग बदतमीज़ हो गए हैं, किसी में तमीज़ नहीं बची है, हर कोई गाली गलौज करने पे उतर आता है। लोगों को लगता है किसी की मार के सामने बड़ा अच्छा, भाई हम तो भाई कूल बन गए, कूल डूड्स बन गए हम, तो भाई कुछ हो गया है। लोनली हैं सब लोग, अपने आप में कोविड के बाद खो गए हैं। हम लोग इन्फॉर्मेशन से तो लैस हैं, बट कन्फ्यूजन में भी भरे पड़े हैं। हम लोग एंटरटेनमेंट से भी लैस, एंटरटेनमेंट है, बट मेंटली जो एग्जॉशन है ना, अलग लेवल पे पहुंच गया है। इनफाइनाइट कंटेंट है भाई, मेरे जैसा कंटेंट हर जगह है। अटेंशन श्रिंक कर रही है, प्लेटफॉर्म अटेंशन और कम करते जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई रील्स के बाद ना, रील्स को भी 2x कर दिया भाई, 2x दबा के रखो, 2x स्पीड में जाएगा। फिर तो आएगा इमेजेस ऐसे फ्लैश, कुछ एक इमेज होगी या कुछ ऐसी लाइट होगी जो आपके उसमें ऐसी न्यूरॉन फायरिंग करेगी कि आपके ब्रेन में अपने आप इमेज बन जाएगी, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठे रहो, बैठे हैं एक ब्रेन डेड इंसान की तरह। इन्फाइनाइट ऑप्शंस हैं, लेकिन विजडम कम होती जा रही है। इनफाइनाइट फ्रीडम है, बट सेल्फ कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। ये है डिस्टोपियन फियर। फ्यूचर हमें वायलेंस के थ्रू नहीं ख़त्म करेगा, हमें डिस्ट्रॉय करेगा कंफर्ट के थ्रू, डिस्ट्रैक्शन के थ्रू, कन्वीनियंस के थ्रू। हमें इतना थका देगा कि हम सोच ही नहीं पाएंगे, इतना एडिक्टेड बना देगा कि हम रेजिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, और इतना नम सुन्न बना देगा, शून्य बटा सन्नाटा बना देगा कि हम केयर भी नहीं करेंगे। जिसने ड्यून देखी, ड्यून में वो एक होता है ना मोटा सा बैलून की तरह उड़ता हुआ, उसका नाम भूल गया मैं, राजा की तरह। वैसे ही हो जाएंगे भाई, सब कुछ ख़त्म, शरीर ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। तो भाई डिस्टोपिया ना रातों रात बिल्ड नहीं होता, वो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर, जनरेशन बाय जनरेशन बिल्ड होता है। एक कॉम्प्रोमाइज़, वन कॉम्प्रोमाइज़ एट अ टाइम, वन फ्रीडम का ट्रेड फॉर कंफर्ट की। भाई ठीक है, ले लो भाई स्वतंत्रता, कोई बात नहीं, कंफर्ट मिल रहा है, पीछे का हिस्सा टिकाने को मिल रहा है। एक थॉट प्रोसेस, एक क्रिएटिविटी का थॉट चेन रिप्लेस बाय एन एल्गोरिथम, वन रियल कॉन्वर्सेशन
रिप्लेस बाय स्क्रीन। एक ऐसी जनरेशन जो कि कन्विंस्ड है कि ये सब नॉर्मल है, भाई हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं। और शायद यही है डार्केस्ट पार्ट इस चीज़ का, जो डिस्टोपिया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा डर लग रहा है सोच के, है ना, डर लग रहा है थोड़ा सा, वो शायद फ्यूचर में नहीं आएगा दोस्त, वो आ चुका है। बस वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है छोटे छोटे डोजेज़ में। और चूँकि हम हंस रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, रीलें चला रहे हैं, शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें शायद वो केज बनता हुआ दिख भी नहीं रहा हो। शायद आसपास अभी वो धीरे धीरे, जैसे हम ये वीडियो देख रहे हैं ना, धीरे धीरे केज बनता जा रहा है डिस्टोपिया का। तो आखिरी सवाल यहाँ पे ये नहीं है क्या हमारा फ्यूचर डिस्टोपिया की तरफ चला जाएगा, आखिरी सवाल ये है कि कितनी और इंसानियत हम दाव पे लगाने को रेडी हैं बिफोर वी फाइनली कॉल इट अ डिस्टोपिया एंड वी आर टोटली डिस्ट्रॉयड। इमेजिन करिए, आप एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछते हैं, सबसे सिंपल सवाल जो आज तक एग्जिस्ट किया है, वाई, क्यों, मैं क्यों किसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके से सिखाया गया है, मुझे क्यों इस तरीके से सिखाया गया, या यही चीज़ क्यों सिखाई गई है, क्योंकि सोसाइटी उस पर बिलीव करती है। क्यों सोसाइटी उस चीज़ पे बिलीव करती है, क्योंकि हिस्ट्री वैसी शेप्ड है। हिस्ट्री ने उस चीज़ को ऐसे क्यों शेप किया, क्योंकि पावर, कल्चर, सर्वाइवल, रिलीजन, पॉलिटिक्स, ये वो, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, सडनली एक सवाल टनल की तरह बन जाता है जिसका कोई एंड ही नहीं है। सवाल पे सवाल पे सवाल पे सवाल पे सवाल, तारीख पे तारीख आ गई। इसी को बोलते हैं इन्फिनिटिज्म। ये जो खौफनाक आइडिया है ना कि हर जवाब का और सवाल निकल सकता है और हर जवाब के पीछे एक और जवाब छुपा हुआ है, और मे बी कोई फाइनल फाउंडेशन है ही नहीं इस यूनिवर्स की। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए सोचिए, आप एक यूट्यूब रैबिट होल के थ्रू जा रहे हैं। जैसे मेरा ये वीडियो मिल गया, एक वीडियो के साथ शुरुआत करी, फिर आपने मेरा एक और वीडियो देखा, फिर एक और देखा, एक और देखा, देन सडनली यू आर वॉचिंग कि भाई कैसे एंशिएंट सिविलाइजेशन ने प्रिडिक्ट कर दी थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। दूसरे हर एक जवाब दूसरे सवाल पे जाता है। जैसे मैं एक सोच रहा था उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बताना इंटरेस्टिंग लगे कि विकीपीडिया पे अगर आप जाएं, शायद एक अंग्रेज क्रिएटर ने भी इसके ऊपर रिसेंटली वीडियो बनाया था, तो मैं इसको एक हिंदी स्पिन ऑफ देना चाहता हूँ। विकीपीडिया पे अगर आप जाएं तो हर एक चीज़ को आप क्लिक करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, तो वो एट द एंड ऑफ द डे आपको लूप इन करते करते फिलॉसफी की तरफ ले जाएगी। जो ब्लू से हाइपर लिंक्ड होता है ना, करते करते फिलॉसफी की तरफ ले जाएगी। और फिलॉसफी अपने में बड़ा महासागर है। हर सवाल एक दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। एंड कुछ समय के बाद ना आपको ये याद भी नहीं रहेगा आपने कहाँ शुरू किया था। इन्फिनिटिज्म ना ये कहता है कि नॉलेज इसी तरीके से काम करती है। नॉलेज एक सीधी सड़क की तरह नहीं है, बट एक एंडलेस स्टेयरकेस की तरह है जो चलता रहता है, चलता रहता है। इसको और गहराई से समझने के लिए ऐसे समझिए कि इन्फिनिटिज्म एक प्रॉब्लम से आती है इन फिलॉसफी विच इज़ नोन एज अ रिग्रेस प्रॉब्लम। वो जो प्रॉब्लम है ना, सुनने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से लगे, है बड़ी सिंपल। अगर आप लेट से कहते हैं, समझा देते हैं, अगर आप कहते हैं कि आपको कुछ यू नो समथिंग, आपको कुछ पता है एंड यू नीड अ रीज़न, बट उस रीज़न को भी एक रीज़न चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए, और उस रीज़न को भी एक अलग रीज़न चाहिए, उस रीज़न को भी एक अलग रीज़न चाहिए। तो इन्फिनिट रिग्रेस का कॉन्सेप्ट गॉड के एग्जिस्टेंस में जो थेइस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो रुकेगा कहाँ? तो फिलॉसफी ने या फिलोसफर्स ने इसके यूजुअली 3 आंसर्स दिए हैं। पहला फाउंडेशनलिज्म, कुछ लोग बिलीव करते हैं, सम बिलीव्स आर वेरी बेसिक और उन चीज़ों को फर्दर प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, तो भैया मुद्दाम ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा कोहेरेंटिज्म, भैया थोड़ा सा बूचर कर दिया हमने, कसाई बन गए यहाँ पे, जो कि ये कहता है कि बिलीव्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एक वेब की तरह, जैसे एक मकड़ी का जाल होता है ना वैसे। और तीसरा इन्फिनिटिज्म, कि भाई कोई फाइनल स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है, जस्टिफिकेशन चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, अंधकार तक, अंधकार नहीं अंत तक चलता जाता है। हर एक आंसर एक नया आंसर डिमांड करता है, हर एक सत्य ट्रुथ डिमांड करता है और डीपर ट्रुथ। और ये जो डिस्टर्बिंग, ये इतना ज़्यादा पेचीदा, इतना ज़्यादा खौफनाक इसलिए बन जाता है क्योंकि इंसानों को ना एक डेस्परेशन में फाइनल आंसर चाहिए, हमें एक मेंटल लूप क्लोजर चाहिए, हमें सर्टेनिटी चाहिए कि कुछ तो है, कुछ तो है। हमें चाहिए कि सामने से हमें कोई बोले भाई ये अल्टीमेट ट्रुथ है, भाई मजे करो। बट इन्फिनिटिज्म ना पीछे फुसला के, वो देखा है, वो मीम देखा है जिसमें बंदा ऐसा पीछे से खोपड़ा आके, डिमोनिक खोपड़ा उसको आके बोल रहा है भाई कोई फाइनल आंसर नहीं है। वॉट इफ रियलिटी इज़ नॉट अ क्लोज बुक जो तुम सोच रहे हो, बट एक इनफाइनाइट चेन ऑफ एक्सप्लेनेशन है। क्या करोगे भैया? नस काट ली भाई, नस काट ली।
तो भाई रियल लाइफ टेक अवे यही है, ये हिट करता है, दिस हिट्स होम एंड हिट्स हार्ड, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना उनको सत्य नहीं चाहिए, उनको कंफर्ट चाहिए एक जवाब का। तभी रिलीजन एक जवाब दे देता है, साइंस एक और जवाब दे देता है, पॉलिटिक्स एक और जवाब दे देता है, फिलॉसफी को एक और जवाब दे देता है। बट हर एक सिस्टम ना इवेंचुअली एक ऐसे पॉइंट पे आता है जहाँ पे आप मजबूर हो जाते हैं पूछने के लिए कि मैं इस पर बिलीव करूँ ही क्यों, और फिर वो चेन वापस शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रुथ, सत्य बेकार है, यूजलेस है। इट मीन्स ह्यूमिलिटी होना ना अंदर में ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहना ज़रूरी है। बिकॉज द मोमेंट यू थिंक और मैं तो सब समझ लिया भाई, मेरी तो फिलॉसफी देखो भाई, मैं कमेंट सेक्शन में इतने लोगों को देखता हूँ, ये पढ़ लो भाई, ये तो पहले हमने बोल दिया था, हमारी फिलॉसफी में तो, हमारे रिलीजन में तो पहले ही बोल दिया था, हमारा तो अल्टीमेट ट्रुथ था, हमें तो सब पता है, ये बैठ गए हम तो पता नहीं क्यों पैदा हुए हैं फिर भी, कि अल्टीमेट ट्रुथ था फिर भी हम पैदा हो गए इस दुनिया में। तो यहाँ पे यू स्टॉप थिंकिंग। और इन्फिनिटिज्म टीचेस वन वेरी ब्रूटल लेसन। इंटेलिजेंट इज़ नॉट हैविंग कि आपके पास फाइनल आंसर आ गया, इंटेलिजेंस इज़ कि भाई आप स्ट्रॉन्ग हैं, ये स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप सवाल पे सवाल पे सवाल उठाते रहें जब तक उठा सकते हैं। यू बी अ क्यूरियस फूल, आप एक जिज्ञासा से भरे हुए बुकैत हैं, बन सकते हैं, मज़ा आएगा। और भैया शायद इन सब थ्योरीज़ के बाद सबसे डराने वाली रियलाइजेशन इज़ नॉट अबाउट सोसाइटी, वो हमसे रिलेटेड है। क्योंकि द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर फ्रीडम शायद एक डिक्टेटर नहीं है, शायद एक सिस्टम नहीं है, शायद कोई दुश्मन नहीं है, शायद वो आपके शरीर का हिस्सा है, या वो पार्ट ऑफ योर ब्रेन है या ऑफ योर बीइंग है जिसने सवाल उठाना बंद कर दिया। वो एक ऐसा हिस्सा है जिसने एक्सेप्ट कर लिया है ज़िंदगी ऐसी चलती चला लो, ये सोसाइटी ऐसी चलती नहीं बदल सकते, चला लो, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, भैया एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि सिविलाइजेशन जो है ना आर नॉट डिस्ट्रॉयड ओनली बाई ईविल पीपल, ना कि भाई बदमाश लोग ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो तब डिस्ट्रॉय होती है जब अच्छे लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं टू केयर एंड दे स्टॉप गिविंग अ फ्लाइंग एफ एंड दे स्टॉप केयरिंग। सो बिफोर यू ब्लेम द वर्ल्ड अराउंड यू, इसकी वजह से नहीं, मेरे पेरेंट्स की वजह, नहीं मेरे दोस्तों की वजह, मेरे कोलीग्स की वजह, मेरे प्रोफेसर, मेरे बॉस की वजह से, अपने आप से पूछो कितने थॉट्स जो तुम्हारे दिन भर दिमाग में आ रहे हैं असल में तुम्हारे हैं। आपकी कितनी ऐसी ड्रीम्स हैं जो आपने सही में चूज़ करी है, आपके ऐसे कितने ऐसे बिलीव्स हैं जो आपने खुद समझने की कोशिश करें, आपकी तश्तरी में रख लिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि जो सबसे खौफनाक और डरावना जेल या प्रिजन होता है ना दुनिया में, वो नहीं होता जहाँ पे सही में एक दरवाज़ा लगा हुआ है और वो लॉक्ड है, बंद कमरा नहीं होता है। वो एक ऐसा जेल होता है जहाँ पे आप ये भूल जाते हैं कि शायद आप कभी फंसे भी थे, लेकिन फंसे हुए हैं। तो भाइयों बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे एक अंगूठा ज़रूर छोड़ दीजिएगा, जिससे हमें पता लगे ऐसे और वीडियोस बनाने हैं। और नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उसको जाके ज़रूर आप एक बार देख लीजिएगा। गूगल फॉर्म जो हमने आपसे दरख्वास्त फ्रॉम द एपिग्लॉटिस है ना बोला था, वो एक बार देख लीजिएगा। मास्टर क्लास नहीं है, ले लीजिएगा। और एक छोटी सी कंप्लेंट है, छोटी का बहुत बड़ी कंप्लेंट है। बहुत लोग ना ये बोल रहे हैं कि फ़िलासफ़ी का यार रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है, प्रैक्टिकल फ़िलासफ़ी कुछ नहीं होता। ऐसे ही बोलने को बोल देते हैं लोग, फिलॉसफी पढ़ो, हाँ ये जाओ। लेकिन मैं आपको गलत प्रूफ करने के लिए मैंने स्पेसिफिकली ये वाला चैनल बनाया है। तो ये वीडियो जाके ज़रूर देखिए, जहाँ मैंने फ़िलासफ़ी को फ्रेमवर्क्स में, टूल्स में, मेथडोलॉजीज़ में, हैक्स में और प्रोटोकॉल्स में बदल दिया है। तो नेक्स्ट आप इस वीडियो पे जाइएगा। चलिए।